नमस्कार दोस्तों, कूल वाईफाई क्लासेस में आपका स्वागत है। आज इंटरमीडिएट की बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक फिगर ऑफ स्पीच का क्लास लेने जा रहे हैं। तो आशा है कि आपको समझ में आएगा। आपको जो भी असुविधा हो आप कमेंट बॉक्स में जा करके आप कमेंट कर सकते हैं। तो फिगर ऑफ स्पीच माने होता है अलंकार। जिस प्रकार किसी भी स्त्री की शोभा को बढ़ाने के लिए आभूषणों का प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार किसी भी भाषा की सुंदरता, माधुर्यता, नवीनता बढ़ाने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे अलंकार कहते हैं। प्रोज और पोइट्री में से जो 2 नंबर का आता है उसमें से आज हम फिगर ऑफ स्पीच पढ़ाने जा रहे हैं। आशा है कि आप सबको समझ में आएगी। अगर आपको कोई भी असुविधा हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे आप पूछ सकते हैं। वैसे तो फिगर ऑफ स्पीच अंग्रेजी में कई प्रकार की होती है, लेकिन आपके कोर्स में सिर्फ 7 ही हैं, तो हम 7 का अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं। चलिए, फिगर ऑफ स्पीच माने होता है अलंकार। जैसा कि आप सब हिंदी में भी पढ़े होंगे, तो फिगर ऑफ स्पीच 7 होते हैं अंग्रेजी में। पहला अलंकार है सिमिली, जिसकी हिंदी होती है उपमा अलंकार। दूसरा है मेटाफर, जिसकी हिंदी होती है रूपक अलंकार। तीसरा है पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण। चौथा है एपस्ट्रॉफ। पांचवा है हाइपरबोल, जिसकी हिंदी होती है अतिशयोक्ति। छठा है ऑक्सीमोरन, जिसकी हिंदी होती है विरोधाभास। सातवां है ऑनोमाटोपोइया, जिसकी हिंदी होती है ध्वन्यात्मक अलंकार। तो आपके कोर्स में 7 अलंकार होते हैं। 7 अलंकार का नाम हो गया है। अब हम एक एक करके अध्ययन करते हैं। पहला अलंकार है सिमिली। द डेफिनेशन है, इन दिस फिगर ऑफ स्पीच द कंपैरिजन बिटवीन 2 डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट which have at least one point in common. The comparison word like, as, so, etc. are used. तो इस अलंकार में 2 विभिन्न वस्तुओं के बारे में तुलना की जाती है जो कम से कम एक बिंदु पर समान हो, और तुलनात्मक शब्द लाइक, एज, सो प्रयोग किए जाते हैं। तो हिंदी में भी आप पढ़े होंगे कि उपमा अलंकार किसे कहते हैं। इसके बाद रूपक भी पढ़ा होगा। तो इसमें भी अंग्रेजी में भी वही सेम परिभाषा है कि इस अलंकार में 2 विभिन्न वस्तुओं के बीच में तुलना की जाती है जो कम से कम एक बिंदु पर समान हो। और इसकी सबसे बड़ी पहचान क्या होती है कि लाइक, एज, सो, यानी जिस लाइन में, जिस कविता में आपको लाइक, एज, सो दिख जाए वो फिगर ऑफ स्पीच सिमिली होता है। आंख मूंद कर आप इसमें विश्वास कर सकते हैं, मान सकते हैं कि सिमिली फिगर ऑफ स्पीच है। तो हम उदाहरण ले रहे हैं। पहला उदाहरण है, सी इज एज फ्रेश एज ड्यू। वो इतनी, अब यहाँ फ्रेश माने तो ताज़ा होता है, तो यहाँ पे लेंगे वो इतनी ताज़ी है कि जैसे कि ओस की बूंद, अर्थात वो इतनी स्वच्छ है, इतनी सुंदर है कि जैसे ओस की बूंद। दूसरा उदाहरण है, इट ड्रॉपेड एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन। इट ड्रॉपेड एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन। इट ड्रॉपेड एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन। यह गिरती है, ऐसे गिरती है जैसे जेंटल रेन फ्रॉम हेवन, जैसे स्वर्ग से वर्षा की बूंदें गिरती हैं। तो अगला उदाहरण लेते हैं, ही इज लाइक ए लायन इन दिस फैमिली। ही इज लाइक ए लायन, लाइक दिख गया, तो लाइक दिखने के बाद आप तुरंत पहचान लेंगे कि सिमिली अलंकार है। अर्थ निकाल लेते हैं, ही इज लाइक ए लायन, वह शेर की तरह है। इन दिस फैमिली, अपने परिवार में, वह अपने परिवार में शेर की तरह है। और चौथा उदाहरण लेते हैं, लाइफ इज लाइक ए ड्रीम। जीवन एक स्वप्न की तरह है। लाइक का प्रयोग हुआ है, तो आप आंख मूंद कर विश्वास कर सकते हैं कि ये सिमिली अलंकार है। तो सिमिली अलंकार बहुत सरल है। इसमें 2 विभिन्न वस्तुओं के बारे में तुलना की जाती है, कम से कम एक बिंदु पर समान हो। और सबसे बड़ा पहचान क्या होता है, द कंपैरिजन वर्ड लाइक, एज, सो आर यूज्ड। तो तुलनात्मक शब्द लाइक और एज और सो का प्रयोग होता है, तो सिमिली अलंकार होता है। उदाहरण आपने देख लिया, सी इज एज फ्रेश एज ड्यू, इट ड्रॉपेड ए जेंटल रेन फ्रॉम हेवन, ही इज लाइक ए लायन इन दिस फैमिली, लाइफ इज लाइक ए ड्रीम। तो 4 उदाहरण में से एक उदाहरण कम से कम आप याद करिए, क्योंकि परिभाषा के साथ साथ उदाहरण भी परीक्षा में अवश्य पूछा जाता है, जो कि एक नंबर का होता है, अर्थात 1 नंबर का डेफिनेशन, 1 नंबर का उदाहरण। तो अब चलते हैं दूसरे अलंकार की तरफ। दूसरा है मेटाफर। इसकी हिंदी होती है रूपक अलंकार। तो नाम से ही स्पष्ट है कि रूपक यानी एक दूसरे का रूप दिया जाता है। तो इन दिस फिगर ऑफ स्पीच द थिंग्स कंपेयर्ड एज वन एंड द सेम। इस अलंकार में वस्तुओं को ऐसे तुलना की जाती है जैसे कि वो एक हों। एंड द कंपैरिजन वर्ड और तुलनात्मक शब्द लाइक, एज, सो आर नॉट यूज। लाइक, एज, सो का प्रयोग नहीं होता है। दोनों में सिमिली और मेटाफर में मुख्य अंतर आपका यही है
सिमिली में लाइक एज सो का प्रयोग होता है, मेटाफर में लाइक एज सो का प्रयोग नहीं होता है। उसमें भी दो वस्तुओं के बीच में तुलना की जाती थी, इसमें भी दो वस्तुओं के बीच में तुलना की जाती है, लेकिन सिर्फ इसमें ये होता है कि इसमें उसी का रूप मान लिया जाता है। जैसे हिंदी में आप पढ़े होंगे कि चरण कमल बंदो हरिराई, तो वहाँ पे चरण को कमल का रूप दे दिया जाता है। तो उसी प्रकार इंग्लिश में भी होता है कि मेटाफर में फिगर ऑफ स्पीच द थिंग्स कंपेयर्ड एज वन एंड द सेम एंड द कंपेरिजन वर्ड लाइक एज सो इट इज आर नॉट यूज्ड। तो बस दोनों में मुख्य अंतर आपको समझ में आ गया। आपको यही याद करना है कि लाइक एज सो का प्रयोग इस अलंकार में नहीं होता है। तो उदाहरण लेते हैं अब, लाइफ इज अ ड्रीम। लाइफ इज, अब यहाँ पे लाइफ का तुलना किया गया है किससे? ड्रीम से, यानी स्वप्न से। जीवन का तुलना किया गया है किससे? स्वप्न से। लाइफ इज ए ड्रीम, जीवन एक स्वप्न है। अब यहाँ पे जीवन को स्वप्न का रूप दे दिया गया है। दूसरा उदाहरण लेते हैं, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। अब यहाँ पे कालिदास को शेक्सपियर का रूप दे दिया गया है, अर्थात रूपक अलंकार यानी मेटाफर अलंकार होता है। लाइफ इज नॉट बट वॉकिंग शैडो। लाइफ इज नॉट बट वॉकिंग शैडो, जीवन क्या है? वॉकिंग शैडो, चलती फिरती छाया है। अब यहाँ पे जीवन को चलती फिरती छाया का रूप दे दिया गया है, तो कौन सा अलंकार है? मेटाफर यानी रूपक अलंकार। लाइफ क्या है? लाइफ इज नॉट, लाइफ नहीं है, बट वॉकिंग, लेकिन क्या है? वॉकिंग शैडो, चलती फिरती छाया। अगला उदाहरण लेते हैं, फ्रेंडशिप इज ए शेल्टरिंग ट्री। फ्रेंडशिप मित्रता, इज है ए शेल्टरिंग ट्री, एक छायादार पेड़। मित्रता एक छायादार पेड़ है, यानी मित्रता को छायादार पेड़ का रूप दे दिया गया है। तो इस तरह से आपको काफ़ी समझ में आ गया होगा कि मेटाफर में क्या होता है कि दो वस्तुओं के बीच में तुलना की जाती है, उनको एक दूसरे का रूप मान लिया जाता है और तुलनात्मक शब्द लाइक एज सो का प्रयोग नहीं होता है। चलते हैं अब अगले अलंकार की तरफ। तो तीसरा अलंकार है पर्सोनिफिकेशन, जिसकी हिंदी होती है मानवीकरण। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है मानवीकरण, अर्थात किसी भी वस्तु को, किसी भी आइडियाज़ को ऐसे प्रस्तुत करना कि जैसे वो मानव हो। तो परिभाषा देखते हैं, डेफिनेशन, इन दिस फिगर ऑफ स्पीच लाइफ लेफ्ट ऑब्जेक्ट्स एंड आइडियाज आर रिप्रेजेंट एज दे हैव लाइफ। इस अलंकार में लाइफ लेफ्ट ऑब्जेक्ट्स, जीवन विहीन वस्तुओं को, एंड आइडियाज विचारों को, आर रिप्रेजेंट ऐसे प्रस्तुत किया जाता है एज जैसे दे हैव लाइफ, उनके पास जीवन हो। अर्थात मृत चीज़ों को, मरी हुई चीज़ों को ऐसे प्रस्तुत किया जाता है कि जैसे वो मानव हो, अर्थात उनके पास जीवन हो। तो उदाहरण होता है, एग्जाम्पल में देखते हैं, एनेक्जाइटी सिटिंग ऑन हर फेस। एनेक्जाइटी यानी चिंता, इस सिटिंग बैठी है, ऑन हर फेस उसके चेहरे पर। अब चिंता के न तो हाथ होता है न तो पैर होता है, तो कहाँ जाके बैठेगी? तो यहाँ पे चिंता को यानी एनेक्जाइटी को पर्सोनिफाइड किया गया है, अर्थात पर्सोनिफिकेशन अलंकार है। चिंता उसके चेहरे पर बैठी है, तो चिंता कोई बैठने की चीज़ है नहीं, तो चिंता को ऐसे प्रस्तुत किया गया है जैसे वह मानव हो, अर्थात जीवित वस्तु हो। अगला उदाहरण देते हैं, लव इज ब्लाइंड। लव इज, इसको आप सब तो बहुत ध्यान से सुनते होंगे, लव इज ब्लाइंड। प्यार क्या होता है? अंधा। अब प्यार की ना तो आंखें होती हैं, तो अंधा कैसे हो सकता है? तो प्यार को यहाँ पे ऐसे प्रस्तुत किया गया है कि जैसे वह मानव हो, अर्थात जीवित वस्तु हो। एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। अनुभव सबसे अच्छा अध्यापक होता है। अब अनुभव के ना तो हाथ होता है, ना तो पैर, ना तो आँख, तो अनुभव कैसे पढ़ा सकता है किसी को? तो यहाँ एक्सपीरियंस को क्या किया गया है? पर्सोनिफाइड किया गया है। एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। अगला देखते हैं, डेथ लेज हिज आइसी हैंड्स ऑन किंग्स। डेथ लेज, मृत्यु ने रख दिया, हिज आइसी हैंड्स, अपने ठंडे हाथ, ऑन किंग्स, राजा पर। मृत्यु ने अपने ठंडे हाथ राजा पर रख दिया। अब मृत्यु के ना तो हाथ होता है और ना तो पैर होता है, तो कैसे हाथ रख सकता है? उसको ऐसे प्रस्तुत किया गया है जैसे वह क्या हो? मानव हो, अर्थात जीवित वस्तु हो। तो यहाँ पे डेथ को पर्सोनिफाइड किया गया है, अर्थात कौन सा अलंकार है? पर्सोनिफिकेशन अलंकार है। अगला उदाहरण है, लेट नॉट एम्बिशन मार्क देयर यूजफुल टॉयल। लेट नॉट एम्बिशन, महत्वाकांक्षी व्यक्तियों द्वारा, मार्क माने उपहास, देयर यूजफुल टॉयल, कठोर परिश्रम का, अर्थात महत्वाकांक्षी व्यक्तियों द्वारा, सामान्य लोगों द्वारा किए गए कठोर परिश्रम का उपहास नहीं उड़ाना चाहिए। अब उपहास कोई उड़ाने की चीज़ है? उड़ सकता है वो, ना तो उसके पैर पंख होते हैं। तो यहाँ पे उपहास को क्या किया गया है? पर्सोनिफाइड किया गया, अर्थात कौन सा अलंकार? पर्सोनिफिकेशन अलंकार। अब चलते हैं अगले अलंकार की तरफ। चौथा है एपिस्टाफ, अर्थात संबोधन, जिसकी हिंदी होती है संबोधन अलंकार। डेफिनेशन होते हैं, इन दिस फिगर ऑफ स्पीच डायरेक्ट एड्रेस टू द डेड, टू द एब्सेंट, आर टू ए पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट आर आइडियाज।
तो इस अलंकार में डायरेक्ट संबोधित किया जाता है, सीधे संबोधित किया जाता है किसको? मृत वस्तुओं को, मृत चीज़ों को, मृत आइडियाज़ को ऐसे प्रस्तुत किया जाता है कि जैसे वह जीवित हो, उसका मानवीकरण किया जाता है। लेकिन इसमें थोड़ा सा मानवीकरण और प्रस्ताव में थोड़ा सा अंतर होता है। उसमें डायरेक्ट एड्रेस नहीं किया जाता, इसमें डायरेक्ट एड्रेस, सीधे संबोधित किया जाता है। जैसे उदाहरण, हाँ, सबसे बड़ा इसका पहचान होता है कि संबोधन का जो चिन्ह होता है, साइन ऑफ एपस्ट्रॉफ का, जिस वाक्य में, जिस कविता में साइन ऑफ एपस्ट्रॉफ लगा हो उसमें संबोधन अलंकार होता है। तो पहला उदाहरण है, ओ लिबर्टी वेयर आर यू सो डियर। ओ लिबर्टी, अरे स्वतंत्रता, अब यहाँ पे साइन ऑफ एपस्ट्रॉफ है, वेयर आर यू सो डियर, तुम इतनी प्यारी क्यों हो। तो ओ स्वतंत्रता को यहाँ पे सीधे संबोधित किया गया है, अर्थात यह कौन सा अलंकार है? संबोधन अलंकार एपस्ट्रॉफ है। फिर अगला उदाहरण, ओ डेथ कम सून, अरे मृत्यु जल्दी आओ। अब यहाँ पे मृत्यु को क्या किया गया है? संबोधित किया है। डेथ को क्या किया गया है? संबोधित किया गया है। कम सून, जल्दी आओ, साइन ऑफ एपस्ट्रॉफ है, तो आप पहचानने में आपको दिक्कत नहीं होगी कि कौन सा अलंकार है? संबोधन अलंकार है। ओ ग्रेव वेयर इज द विक्ट्री, अरे ग्रेव विजय कहाँ पर है। तो यहाँ पे ग्रेव को क्या किया गया है? एपस्ट्रॉफ किया गया, अर्थात संबोधित किया गया है। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार है? संबोधन अलंकार है। चलिए अब अगले अलंकार की तरफ चलते हैं। पांचवा अलंकार है ऑक्सीमोरॉन, जिसकी हिंदी होती है विरोधाभास। नाम से ही स्पष्ट है कि विरोधाभास यानी विरोध हो रहा है। तो डेफिनेशन होता है इसकी, इन दिस फिगर ऑफ स्पीच टू अपोजिट क्वालिटीज आर एडेड टू द सेम थिंग। इन दिस फिगर ऑफ स्पीच टू अपोजिट क्वालिटीज आर एडेड टू द सेम थिंग। इस अलंकार में दो परस्पर विरोधी गुणों को एक ही मान लिया जाता है, एक उनके परस्पर विरोधी गुणों को दिखाया जाता है। जैसे एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, एंड हैविंग नथिंग, ना कुछ होते हुए भी, नथिंग माने कुछ नहीं, ना कुछ नहीं होते हुए भी, ही हैथ ऑल, उसके पास सब कुछ है। एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, ना कुछ होते हुए भी उसके पास सब कुछ है। एक तरफ कह रहा है नथिंग, एक तरफ कह रहा है ऑल। अब नथिंग का विलोम होता है ऑल, यानी विरोध हो रहा है, यानी अपोजिट वर्ड का प्रयोग हो रहा है, इसलिए यहाँ पर ऑक्सीमोरॉन यानी विरोधाभास फिगर ऑफ स्पीच है। दूसरा उदाहरण देखते हैं, तो ही इज रेगुलरली इरेगुलर, रेगुलर का विलोम होता है, अपोजिट होता है इरेगुलर। तो एक दूसरे के अपोजिट हुए, यानी वह नियमित रूप से अनियमित है, नियमित रूप से अनियमित, नियमित का विलोम अनियमित, इसलिए कौन सा अलंकार? ऑक्सीमोरॉन अलंकार। ही वॉज फीलिंग स्वीट पेन, वह महसूस कर रहा था मीठा दर्द। अब मीठा, मीठा का विलोम क्या होता है? दर्द। तो स्वीट और पेन क्या हुए? एक दूसरे के अपोजिट वर्ड हुए, इसलिए इसमें कौन सा अलंकार हुआ? ऑक्सीमोरॉन। ही, अगला उदाहरण, इट इज एन ओपन सीक्रेट, इट इज एन ओपन सीक्रेट, यह एक खुला रहस्य है। ओपन, ओपन माने खुला, सीक्रेट माने रहस्य। अब देखिए रहस्य कभी खुला नहीं हो सकता, रहस्य हमेशा बंद होता है। तो एक दूसरे के विलोम है यानी अपोजिट हुए, तो कौन सा अलंकार? ऑक्सीमोरॉन। छठा अलंकार है हाइपरबोल, अर्थात अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति का मतलब ही होता है किसी भी चीज को बहुत बढ़ाकर या बहुत घटाकर बताना। डेफिनेशन देख लेते हैं, इन दिस फिगर ऑफ स्पीच थिंग्स आर शोन एज ग्रेटर आर वर्स, better or worse than they really are. In this figure of speech, things are shown as greater or less, better or worse than they really are. इस अलंकार में किसी भी वस्तु को बहुत greater or less बढ़ाकर या घटाकर, better or worse अच्छा या बहुत खराब, than they really are जितने की वास्तविकता से वे परे होते हैं। यानी किसी भी चीज को बहुत घटाकर या बहुत बढ़ाकर बात करने को क्या कहते हैं? कौन सा अलंकार? अतिशयोक्ति यानी हाइपरबोल अलंकार। तो उदाहरण देखते हैं, सी वेप्ट ओशियन ऑफ टीयर्स, सी वेप्ट वह रोई, ओशियन ऑफ टीयर्स जिससे कि पूरा समुद्र भर गया, आंसुओं से समुद्र भर गया। वह इतना रोई कि आंसुओं से समुद्र भर गया। तो कोई इतना नहीं रोक सकता कि समुद्र भर जाए, तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हुआ? अतिशयोक्ति अलंकार, यानी वास्तविकता से बहुत परे हो गया। तो रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोड इन द बैटल, रिवर्स ऑफ ब्लड नदियां, खून की नदियां, फ्लोड बह गई इन द बैटल युद्ध क्षेत्र में, युद्ध क्षेत्र में खून की नदियां बह गई। अब इतना तो खून किसी के शरीर में नहीं होता है, बहुत अधिक से अधिक होगा, 5 से 6 लीटर होगा
खून की नदियां कहाँ से बह गई, यानी किसी भी चीज को बहुत बढ़ाकर पेश कर दिया गया, यानी अतिशयोक्ति हो गई, तो वहां पे कौन सा अलंकार, हाइपरबोल, फिगर ऑफ स्पीच हो गया। 10,000 सा आई एट ए ग्लैंस, मैं एक नज़र में, ग्लैंस माने होता है एक नज़र, मैं एक नज़र में 10,000 देख सकता हूँ, देख लेता हूँ, मैं एक नज़र में 10,000 देख लेता हूँ। तो यहाँ पर भी जो बोल रहा है वो व्यक्ति अतिशयोक्ति बोल रहा है, एक नज़र में कोई 10,000 नहीं देख सकता, ना कोई गिन सकता है एक नज़र में। बिलिंडा स्माइल्ड एंड ऑल द वर्ल्ड वाज गे, बिलिंडा नाम है लड़की का, स्माइल्ड हंसी, बिलिंडा हंसी, मुस्कुराई, एंड और ऑल द वर्ल्ड वाज गे, और पूरा संसार मुस्कुराया, पूरा संसार प्रसन्न हो गया। अर्थात एक लड़की के हंसने से पूरा संसार खुशी नहीं हो सकता, प्रसन्न नहीं हो सकता। यहाँ पे कौन सा अलंकार हुआ, हाइपरबोल हुआ, किसी भी चीज को बहुत बढ़ाकर या बहुत घटाकर पेश किया जाता है तो कौन सा अलंकार होता है, हाइपरबोल। चले चलते हैं सातवें अलंकार की तरफ, जिसका नाम है आनोमाटोपोइया, अर्थात ध्वन्यात्मक यानी ध्वनि सूचक अलंकार। तो डेफिनेशन है, इन दिस फिगर ऑफ स्पीच द साउंड सजेस्ट द सेंस और मीनिंग, इन दिस फिगर ऑफ स्पीच ध्वनि साउंड यानी ध्वनि, सजेस्ट सूचित करती है, बता देती है, द सेंस और मीनिंग अर्थ, उसका माने। तो इस अलंकार में ध्वनि ही उस माने को बता देती है, यानी ध्वनि, किसी भी चीज की ध्वनि, जो ध्वनि की आवाज होती है वही मीनिंग बता देती है। जैसे द कैट्स म्यू, घर में बच्चे बोलते होंगे कि म्याऊ, तो किसकी आवाज है वो, बिल्ली की, तो द कैट्स म्यू, तो बिल्ली की म्यू। बीज हम, मधुमक्खियों की भिनभिनाहट। वाटर लैपिंग, पानी की कैसी आवाज होती है, कलकलाहट, तो कलकल, पानी का कलकल। बर्ड्स चर्पिंग, चिड़ियों की चहचहाहट। इस प्रकार इस अलंकार में जो शब्द होता है, जो साउंड, जो ध्वनि होती है, वही मीनिंग, वही सेंस बता देती है। तो इसको पहचानने में बहुत सरल होता है ये अलंकार। तो जो शब्द रहेगा वही अलंकार हो जाए, चर्पिंग चहचहाहट, लैपिंग कलकलाहट, हमिंग भिनभिनाहट, म्यू यानी म्याऊ। तो इस प्रकार सातों अलंकार समाप्त होते हैं फिगर ऑफ स्पीच, जो आपके बोर्ड के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं, 2 नंबर का होता है। ये आपको पोइट्री के समय जब आप रेफरेंस एक्सप्लेनेशन लिखते हैं तो आपको क्रिटिकल रिमार्क्स लिखने में भी काम आता है, यानी साहित्यिक सौंदर्य बढ़ाने के तत्व में जो लिखते हैं उसमें भी काम आता है।